में कलीग है, वो शाहरुख खान से मिला। अच्छा। सो शाहरुख खान से वो मिला, वो उनकी गाड़ी में बैठा इंटरव्यू कर रहा था। हम्म। सो इमेजिन, हमने सबने शाहरुख खान को हम्बलनेस देखी है, सब देखा है। हाँ। उसने एक्सपीरियंस किया। अच्छा। उसने क्या, शाहरुख के साथ वो गाड़ी में है। शाहरुख उस बंदे से, जिसको वो जानता भी नहीं है, एक जर्नलिस्ट है, उससे वो परमिशन ले रहा है अपनी गाड़ी में। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ अपनी गाड़ी? सो जैसे बॉलीवुड वाइब्स जो आया था, उसमें से एक है जिनका पीआर ने उनकी इमेज बहुत स्वीट, काम, इनोसेंट सेट करी हुई है। अच्छा। बट रियल लाइफ में अगर आप उनसे बहुत क्लोज हो तो आपको पता चलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब शी इज़ ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैज़ बीन शोन। तो गाली देगा वही चल रहा होगा, आप मेरी तारीफ कर लो, कभी नहीं चलेगा वो। हाँ। तो सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी ही सेल होगी। यू टॉक पॉजिटिव और वो नहीं बिकेगा, यू टॉक नेगेटिव वो यूं बिकेगा। आप आज मेरे को 2 गाली दे लो, हम्म। इस रील पे 10 मिलियन व्यूज़ है। आप बोल दो रोहन तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 200 व्यूज़ पे पड़ी रहेगी ये वीडियो। नमस्कार, और शुड आई से गुड इवनिंग दिल्ली। आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं आरजे रोहन, जो जाने जाते हैं दिल्ली के कड़क लौंडे के नाम से। सो वेलकम टू नमर टॉक्स रोहन। थैंक यू सो मच, कैसे हो आप? ऑल गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड, बहुत यू अच्छा लुक लग रहा है। वेरी टैपिंग। जैकेट थोड़ी मोटी हो गई, गर्मी लग रही है और कुछ नहीं है। बट सर्दियाँ हैं। या- तो आपका आज का दिन कैसा रहा, मैं जानना चाहूँगी पहले। यार दिन बहुत सही रहा, मतलब लाइक एवरी डे वेरी एंटरटेनिंग, हाई ऑन लाइफ, मज़ेदार। 4 लोगों को हंसाया, 4 लोगों से सीख के हंस लिए, इन्जॉय किया फुल डे। आई थिंक आपका जो काम है एज अ आरजे, हम्म। वो यही रहता है एंटरटेनमेंट में। हम्म। लोग हंसते हैं, आपके प्रैंक्स बहुत वायरल जाते हैं। तो वो आपका हमेशा से मन था ऐसा कुछ करने का, या फिर इट जस्ट केम अलोंग? नहीं, हमेशा से तो नहीं था। जब पैदा हुआ तो मम्मी ने कभी बताया नहीं था ऐसा कि प्रैंक करने हैं। बट जोक्स अपार्ट, मैं वैसे प्रोफेशनली रेडियो जॉकी हूँ। बट हम्म। मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड देखोगे आप तो मैं इंजीनियर हूँ। आई एम एन आईटी इंजीनियर। मैंने इंजीनियरिंग करी है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से? हाँ, डोनेशन दे के। अच्छा। बट अच्छी, ऐसा नहीं है कि मैं हाँ। ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, इस वजह से मैं फील्ड चेंज हाँ। किया। सब सही था, अच्छे नंबर्स भी आए, मेरे को कॉलेज प्लेसमेंट भी मिली। बट आई नेवर वांटेड टू डू अ डेस्क जॉब कि जहाँ पे बैठ के कोडिंग करनी है, टेस्टिंग करनी आई है। फील दैट। हाँ, सो फिर आई गॉट द ऑफर एज वेल। कॉलेज प्लेसमेंट जो होती है वो मुझे हाँ। मिला। बट वो एक पॉइंट था जब मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे ये जॉब करनी है या नहीं करनी, क्योंकि वंस हम्म। यू स्टार्ट अ जॉब, आपका एक बार पे चेक आ गया, हाँ। उसके बाद एक ईएमआई बन गई। खून लग गया। हाँ, देन देर इज़ नो गोइंग बैक। हाँ। सो दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और मज़ेदार करना है। सो देन रेडियो हैपेंड। आई डिड इंटर्नशिप, 1.5-2 साल फ्री में काम किया, नौकरी छोड़ के जो हाथ में थी। 2 साल फ्री में बिना काम करने पैसे के के? बाद, हाँ हाँ, पैसा इंटर्नशिप में रेडियो में, हाँ, हाँ। कहीं नहीं है। और ज़्यादा काम ही कराते होंगे। सुबह 8:30 से लेके रात के 9-10 बजे तक ओ, एम्प्लॉयज़ चले जाते थे, इंटर्न्स रह इतना जाते तो थे। मजदूरों को भी नहीं कराया वही। जाता। नहीं, बट मुझे लगता है वो काम से ज़्यादा ना लर्निंग होती है। मैं कभी भी गलत नहीं बोलूँगा इंटर्नशिप को। हम्म। क्योंकि इंटर्नशिप जो है ना, और अगर आप इतनी रिग्रेसिव इंटर्नशिप करते हो ना, सो आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी कॉर्पोरेट लाइफ कितनी टफ होने वाली है आगे। वो आपको इतना प्रिपेयर कर देता है ना। हाँ। एंड मी कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मैंने मास कम्युनिकेशन है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करी थी, हाँ। वहाँ पर मेरे लिए तो वो प्रॉपर एक टीचिंग थी, एक इंस्टीट्यूट था इंटर्नशिप हम्म। जो था, जहाँ पे मैं सीख रहा हूँ हैंड्स ऑन विद द एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री हाँ। कि कैसे काम करते हैं। हम्म। मैं इसके लिए शायद कहीं पे पैसे देता हाँ। एक कोर्स करने के लिए, वो मैं फ्री में सीख रहा हूँ, एक तरह से ये समझ लो आप। बट इंजीनियरिंग से आरजे, ये कैसे शिफ्ट आया? ये यही शिफ्ट आया यार, मतलब सब लोग यही बोलते थे कि तू बहुत फनी है। हम्म। जैसे सारे दोस्त चढ़ाते हैं एक दूसरे को, हाँ। किसी ने मुझे भी चढ़ा दिया था, मैंने मान भी लिया। हाँ। तो मान मान के फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। एंड रेडियो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, हमेशा से मुझे बहुत पसंद था। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था, तब मैंने एक रेडियो स्टेशन में जाके चिल्ड्रंस डे पे शो किया था। एंड अच्छा। मुझे काफ़ी फैसिनेट किया उस चीज़ ने कि यार मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पूरी दिल्ली सुन रही है। हाँ। मतलब कितनी बड़ी चीज़ है कि मैं अपने घर में बोलता हूँ, 4 लोग नहीं सुनते, हाँ। और जो सुनते हैं वो भी अनदेखा कर देते हैं मेरी बात को, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ और सब सुन रहे हैं। हम्म। सो वो फैसिनेशन थी। एंड देन जब स्विच करना था तो रेडियो वाज ऑन टॉप ऑफ माई माइंड कि यार यही करना है अब। तो कभी कुछ और भी बनने का सोचा आपने कभी? हाँ सोचा, लेकिन वो स्किल सेट्स फिट नहीं हुए। नहीं हुआ? मेरे कई बार दिमाग में आया है कि चाय वाला बन जाता हूँ, स्कोप है। पैसा है। स्कोप है सबसे बड़ा तो ये हाँ। है। पैसा भी अनडाउटेडली बहुत है। हम्म। बट देन वही, चाय अच्छी नहीं बनाता मैं, तो वहाँ फेल हो गया। बट ऑनेस्टली मेरे को ना ये चीज़ बहुत पसंद है करनी, मतलब टॉकिंग टू पीपल, यू नो क्रिएटिंग हम्म। कंटेंट, डूइंग फन, ये मेरे को बहुत पसंद है। हम्म। तो फॉर मी रेडियो इज़ जस्ट नॉट अ जॉब, ये मेरा ना प्यार है। पैशन। हाँ, अगर आप यू गो टू माई व्हाट्सएप, यू यू विल सी द स्टेटस जो मैं लिखा हुआ है,
मेक योर पैशन योर प्रोफेशन. हम्म. सो दिस इज माई पैशन हम्म. एंड ये मेरा प्रोफेशन है. तो ये मेरे को इतना आसान लगता है ना, मेरे को लगता है वाह यार मैं तो मज़े करने जा रहा हूँ. हाँ. सो दैट्स नॉट माई जॉब. मतलब मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं और उनको मज़ा आ रहा है वो करने में. काम काम नहीं लगता. हाँ मज़े हैं भाई, काम तो क्या है. आप पॉडकास्ट भी करते हैं, मैंने हाँ. देखा है. आपके पॉडकास्ट का नाम क्या राइट नाउ विद रोहन. है? राइट नाउ विद रोहन. ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछूंगा वेयर आर यू तो आप क्या बोलोगी? हेयर. हेयर नहीं, कहीं और पूछूंगा वेयर आर यू तो आप बोलोगे आई एम राइट नाउ हेयर ना. हाँ. सो दिस इज द बेसिक लाइन कि आई एम अच्छा. राइट नाउ. किसी से ही पूछता हूँ वेयर आर यू, आई एम राइट नाउ विद रोहन. हाँ. सो वो स्टेटमेंट ऐसे निकलती है. अच्छा. सो हमारे को भी गेस्ट बैठता है तो वो बोलता है कि आई एम राइट नाउ विद रोहन, मैं इस टाइम पे रोहन के साथ हूँ. अच्छा. सो दिस इज हाउ इट तो आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यूज किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं. इज. जी. तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है ऐसे लोगों से मिलके, बड़े लोगों को अगर आप डिफाइन करो जो जैसे लोग फेमस हैं, Okay. लोग ज्यादा जानते हैं उन्हें, सेलिब्रिटीज जो हैं. सेलिब्रिटीज हो Okay. गए. यार पहले मुझे बहुत फैसिनेशन था इन लोगों से मिलने का. मतलब कि यार ये कैसे होते होंगे, क्या होता होगा. नाउ व्हेन आई हैव मेट लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, बॉलीवुड से, क्रिकेट से, पॉलिटिक्स से, 80% लोगों से मैं मिल चुका हूँ. हाँ. टॉप शॉट्स. ठीक है. सो अब मेरे लिए ना बहुत नॉर्मल है उनसे मिलना. ये वो फैसिनेशन वाला पार्ट खत्म हो गया है. बट आई थिंक जब भी मैं किसी ऐसे बड़े नामी गिरामी बंदे से मिलता हूँ ना, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. उन सबकी लाइफ से सीखने को मिलता है. exactly. पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. हाँ. मैं नेगेटिव जो उनके पॉइंट्स होते हैं ना वो भी ऑब्जर्व करता हूँ और उससे इमेज भी बना लेता हूँ. जैसे कि मतलब आप किसी से मिल रहे हो, आपने उसको देखा है टीवी पे या आपने उसको हाँ. देखा है मूवीज़ में, तो आपने उसके लिए एक इमेज बना रखी है, परसेप्शन बना रखा है कि यार ये बंदा तो बहुत फनी है. हाँ. एंड देन व्हेन यू मीट देम इन रियल लाइफ दे आर completely different. They might be rude, they might be arrogant. हाँ. So वो ऐसा होता है. So वो मुझे पता चलता है कि यार ये रियल लाइफ में कुछ और है, इनकी रियल लाइफ में कितनी अलग चीज़ चल रही है. और ऐसा सच में होता है या फिर ये सिर्फ बोलने वाली बात है? मल्टीपल टाइम्स यार, मल्टीपल टाइम्स. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, पॉजिटिव बताता हूँ, नेगेटिव नहीं बताऊंगा. पहले ठीक है. पॉजिटिव बताता हूँ. हमारे ऑफिस में कलीग है, वो शाहरुख खान से मिला. अच्छा. सो शाहरुख खान से वो मिला, वो उनकी गाड़ी में बैठा, इंटरव्यू चल रहा था. सो इमेजिन हमने सबने शाहरुख खान को हम्बलनेस देखी है, सब देखा है. हाँ. उसने एक्सपीरियंस किया. अच्छा. उसने क्या, शाहरुख के साथ वो गाड़ी में है. शाहरुख उस बंदे से जिसको वो जानता भी नहीं है, एक जर्नलिस्ट है, उससे वो परमिशन ले रहा है अपनी गाड़ी में. इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ अपनी गाड़ी में? उसकी गाड़ी है, वो शाहरुख खान है, वो किंग खान, वो एक नॉर्मल बंदे से उसको जानता भी नहीं है, उसकी गाड़ी में सिर्फ आके बैठा है इंटरव्यू हाँ. करने के लिए, उससे परमिशन ले रहा है. हाँ. इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई लाइक कोई और इंसान रोल होता डाउन तो द अपनी गाड़ी में फूंक लेता. शाहरुख खान. हाँ. वो क्या कहना है, रोल डाउन द विंडो एंड हाँ. स्मोक. हाँ जो मर्जी करो आप, मेरे को क्या है, मैं कौन होता हूँ ना बोलने वाला. हाँ. सो दिस शोज की ही कंसिडरेट. हाँ मतलब ही इज लिटरली हम्बल. वो ऐसा नहीं है कि वो फेक कर रहा है उस चीज़ को, वरना ऑन रोड उसको क्या फ़र्क पड़ता है किसी से पूछने के लिए. सो यू गेट टू नो कि वो उसकी हम्बलनेस है जिसकी वजह से ही इज़ द ही इज़ किंग ऑफ द बॉलीवुड. आप और किन सेलिब्रिटी से मिले हैं? यार मतलब आई हैव मेट ऑलमोस्ट एवरीवन. मैं शाहिद से मिला हूँ, अक्षय कुमार से मिला हूँ, श्रद्धा कपूर, मतलब सबसे ही मिला हूँ. हाँ. लिस्ट बहुत लंबी है, जितनों को आप जानते हो ऑलमोस्ट सबसे मिला हुआ हूँ मैं. सो सभी अच्छे हैं यार, मतलब बट सबकी लाइफ जो है ना, वो मुझे इतना समझ में आ गया कि बहुत अलग है जो वो दिखाते हैं उससे. क्या फेम सच में इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी फैसिनेटिंग है या फिर उसकी कोई एक डार्क साइड भी है? फेम की बहुत डार्क साइड है. उनको एक एक चीज़ जो है वो उनकी प्लान्ड है, वो खुद नहीं जी रहे हैं उस चीज़ को. इफ़ यू थिंक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो दिखाते हैं वैसे वो जी रहे हैं, नहीं. उनको उनका एक पीआर वाला बंदा है जो उनको एक लाइफ जिवा रहा है. वो कह रहा है कि तुझे ऐसे जीना है, तू ऐसा इमेज अपनी पोर्ट्रे कर. सो जैसे बॉलीवुड वाइफ्स जो आया था, उसमें से एक है जिनका पीआर ने उनकी इमेज बहुत स्वीट, काम, इनोसेंट सेट करी हुई है. अच्छा. बट रियल लाइफ में अगर आप उनसे बहुत क्लोज हो तो आपको पता चलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट है. मतलब शी इज़ ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैज़ बीन शोन, जैसा उस शो पे दिखा रहे हैं, जैसा उनकी पर्सनैलिटी को बनाया जा रहा है पीआर में. पीआर में. सो हर एक सेलिब्रिटी के पीछे ना एक पीआर टीम काम करती है जो उनको बताती है कि आपको इस सिनेरियो में इस तरह से कैमरा पर बिहेव करना है. अच्छा. हाँ. सो आपको अगर लगता है कि वो इस तरह से बहुत फ़नी है, बहुत क्यूट है, हाँ. वो कपल जो है बहुत प्यार कर रहा है एक दूसरे को, इनसे बेटर तो कोई परफेक्ट कपल ही नहीं है, हाँ. वो रियल लाइफ नहीं है, वो उनकी पीआर लाइफ है. उनको बोला गया है कि इस टाइम पर कपल गोल्स हमको सेट करने, देयर इज़ नो अदर कपल इन द मार्केट जिसको इस टाइम पापराजीज जो है वो हाईलाइट करेंगे. सो यू बी दैट कपल, यू बी दैट कपल जो लवी डबी भी है, जो परफेक्ट कपल का टैग मिल सकता है, एंड लेट्स मेक अ पीआर इमेज. बट ऐसा भी है कि बॉलीवुड में कपल्स बनाए जा रहे हैं.
फॉर अ मूवी रिलीज और फॉर एनी यार, इमेज रीस्ट्रक्चर ऐसा करना? नहीं है, देखो बॉलीवुड में कपल्स बनाए जा रहे हैं वाला, आई डोंट थिंक कि इस पे मुझे कमेंट भी करना चाहिए। कपल्स पेयरिंग तो होती है, वो पापाराजीज भी ज़्यादा करते हैं कि किसी को किसी के हाँ साथ देख लिया तो बोल दिया कि ये लोग हैं। हाँ। बट इसका कोई कंक्रीट आंसर नहीं है कि कपल्स बनाए जा रहे हैं क्या। क्योंकि ये जो बना भी रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया पे जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं या पापाराजीज हैं, ये ज़बरदस्ती के रिलेशंस बनाते हैं। दो लोगों को साथ में पार्टी करते हुए देख लिया हाँ। तो ये बोल देंगे कि क्या, ये क्वेश्चन मार्क और क्या, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपका मैसेज भी पहुंचा देती है और साथ में उनको फ्रीडम भी दे देती है। मैंने इतनी बार ऐसी रील देखी है जो ये पीआर वाले पेजेस हैं, अगर हम नाम ले तो वायरल बयानिया ऐसे रील डाली, टाइटल ऐसा डाला जो बिल्कुल नॉर्मली कोई इंसान सोचेगा नहीं, बट Right. हाँ वो पूरी इमेज चेंज हो गई, क्या? पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि उन दोनों ने यहाँ से निकले, हाँ या वो लड़की ने ऐसे हाथ रखा। यार, वो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क जो होता है ना आगे, हम्म XYZ और ABC, हम्म ये कर रहे हैं डेट, क्वेश्चन मार्क। अब हाँ आंसर, वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो तो वो अपने आप में हाँ एक आपकी स्टेटमेंट हो गई कि यार ये डेट कर रहे हैं, बट आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब हम तो सेव है, हमने तो हाँ। क्वेश्चन मार्क लगा रखा और है, लोगों ने लोगों सोच ने लिया। पहली लाइन समझ के इमेज बना ली। तो ये चीज़ है, बट आई डोंट थिंक कि इसमें राइट कुछ है, ये ऑब्वियसली हाँ, गलत है ये। क्या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है कि कोई आप सोशल मीडिया पे गलत वे में आपकी कोई स्टोरी ऐसे गई हो? सोशल मीडिया पे तो गलत ही होता है, वही चलता है। हम्म कोई किसी को गाली देगा वही चल रहा होगा, आप मेरी तारीफ कर लो कभी नहीं चलेगा वो। हाँ तो सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी ही सेल होगी। यू टॉक पॉजिटिव और वो नहीं बिकेगा, यू टॉक नेगेटिव वो यूं बिकेगा। आप आज मेरे को 2 गाली दे लो, इस रील पे 10 मिलियन व्यूज़ हैं, आप बोल दो रोहन तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 200 व्यूज़ पे पड़ी रहेगी ये वीडियो। आप 2 गाली दो मुझे अभी, देखो 10 मिलियन कैसे नहीं होंगे। नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि नेगेटिविटी इतनी क्विक सेल होती है। हाँ सो यही हो रहा है यार, मतलब दे आर मल्टीपल इंसिडेंट्स जब हमारी चीज़ें कट के ऐसे हुई हैं। वही, जहाँ नेगेटिविटी आ गई वो बिके। अगर आप किसी दूसरे बंदे को हार्म पहुंचा रहे हो, हाँ उसको परेशान कर रहे हो, तो मुझे देखने में मज़ा आएगा। आपको अगर कोई बंदा मार रहा है, गाली दे रहा है, उल्टा बोल रहा है, मुझे देखने में मज़ा आएगा, मैं हंसूंगा, देखिए भाई क्या मस्त चीज़ चल रही है, देखो ओए ओए मज़ा आ गया, व्यूज़ आएंगे। जहाँ मैं आपको प्रेस कर रहा हूँ, आपने मेडल जीता देश के लिए, हाँ ठीक है जीता होगा, बहुत लोग जीत रहे बोरिंग हैं, है। बहुत लोग जीत रहे हैं, हाँ। स्क्रॉल कर दिया। इससे मेरे दिमाग में आता है, क्या आपने समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट देखा है? हाँ हाँ, किसने नहीं देखा। किसने नहीं देखा? हाँ। तो जो उसमें कॉन्सेप्ट है कि नॉन टैलेंटेड पीपल स्टेज पे आ रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहा है पैनल, तो डू यू थिंक इसीलिए वो वायरल जा रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, नॉन टैलेंटेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर एक इंसान में ना कुछ टैलेंट है ना। अब वो है कि आप उस स्टेज पे आके सही टैलेंट दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे। हाँ और मजाक बनाने का पॉइंट ये है ना कि आपको पता है वहाँ पे ये होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, यू नो द कॉन्सेप्ट। हाँ अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको पता है कि मजाक बनेगा, हाँ क्योंकि उनके शो का कॉन्सेप्ट यार ये है ना। हाँ समय अगर आपको उल्टा बोल रहा है ना, समय के भाई, मैं आपको बोलता हूँ, गाली सब देते होंगे, लेकिन समय भाई के मुंह से गाली सुनकर तसल्ली सी लगती है, हाँ ऐसा बड़ा अपनापन सा लगता है, अरे इन्होंने गाली, भाई क्या बात बोल दी। नेगेटिव है, कर्स वर्ड्स हैं, बट वो कर्स वर्ड्स हिट नहीं करते। बट वो बोलते इस तरीके हाँ, कि बुरा भी नहीं लगेगा। मतलब उन्होंने भारती को बैठा लिया, उन्होंने बड़े बड़े सेलेब्स को बैठा लिया, आशीष विद्यार्थी बैठ गए, विच आर गुड फिगर्स, उनकी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, उनको कभी गाली देते हुए नहीं देखा हमने, बट उनके शो में भी वो बुरे नहीं लग रहे थे बैठे हुए। फनी था क्योंकि आई थिंक उनका वो जो एक लहजा, एक टोन है ना, वो इतना कैजुअल है कि वो ना फोर्स्ड नहीं लगता। उनकी गाली भी बड़ी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है दो मुझे भी दे दो। नेचुरल ह्यूमर है उनके अंदर, तो अच्छा लगता है। ऑब्वियसली। एंड टॉकिंग अबाउट द पीपल जो उनके शो पे आ रहे हैं, यार सही है, मतलब अगर उनको उससे काम मिल रहा है ना आगे, अगर इफ दे आर गेटिंग पेड थोड़ा सा मजाक उड़वा के भी, एंड दे आर ओके डूइंग दिस, तो कोई हार्म नहीं है। बहुत लोग मैंने देखे, जैसे नमन, शायरन, भव्या, ये लोग बहुत पीपल आर गेटिंग वर्क, सो आई थिंक टिल द टाइम, और इनमें टैलेंट है, टिल द टाइम यू आर गेटिंग मनी, वर्क एंड फेम, और आप ओके हो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में फिट होने के लिए, जहाँ पे आपको पता है 2 गाली आपको पड़ेंगी, 2 बातें उल्टी बोली जाएंगी, देन इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू एक्सेप्टेड दैट थिंग, आपको पता है कि हाँ ये होने वाला है। आई थिंक कैमरा के आगे बैठना ही इज द फर्स्ट स्टेप कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तुम्हें गालियाँ पड़ेगी। और आप क्या समय रहने से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो आके बोले और भाईजान कैसे हैं आप, बहुत अच्छा, ये आई एम ऑब्लाइज्ड दैट यू आर इन माय शो, ऐसा तो बोलेगा नहीं ना वो,
तो ये आपको पता है वो नहीं बोलेगा ऐसा, तो फिर ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस दी है, आपका कंसेंट है उस पर। बट व्हाट डू यू थिंक जो क्रिएटर्स गाली दे के फेमस हो रहे हैं, मजाक उड़ा के, नॉर्मली भी जो क्रिएटर्स गालियाँ दे रहे हैं ज़्यादा और यंग ऑडियंस उन्हें ज़्यादा देख रही है, फिर व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अरे यार ये बड़ा ना कॉन्ट्रडिक्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ, सही गलत की डेफिनेशन आप ही की हाँ है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप गाली नहीं भी देती, मैं मान के चलता हूँ कि आप गाली नहीं ठीक देती, है, बट क्या आप समय रैना का शो देख के नहीं हंसती? हंसते हैं। हंसते हैं ना, तो फिर आपके लिए एक्सेप्टेंस कैसे हुई? आप तो वैसे गाली देने को बुरा बोलते हो, हाँ आप खुद गाली देते नहीं, बट आप देख के हंस रहे हो उस गाली पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो आई थिंक ऑडियंस जो है ना बहुत स्मार्ट ऑडियंस है, उनको पता है, सोसाइटी ने कहीं ना कहीं इन कर्स वर्ड्स को भी एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ अब वो पॉइंट आएगा कि यार ये तो माँ पे बहन पे बोलना गलत है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, माँ बहन पे बोलना गलत है, मैं खुद भी नहीं बोलता ना मैं बोलना चाहता, बट हमने एक्सेप्ट कर लिया है और वाइडली एक्सेप्ट किया है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, समय रैना के मुंह से लोग माँ बहन की गाली सुनने के लिए जा रहे हैं, चाहते हैं, वो चाहते भाई मुझे दो, मेंबरशिप ले रहे हैं। मेंबरशिप ले रहे हैं, मुझे दो गाली सुन। सो आई थिंक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, गाली जो है ना वो वर्ड से नहीं इमोशन से फील होती है। माँ की गाली देना वर्ड में गाली नहीं है, वो जिस इमोशन से दी जा रही है ना वो गाली है। चार दोस्त बैठ के भी माँ बहन गाली देते हैं, बट कोई लड़ते टाइम देगा तो अलग चीज़ है। मैं जिस टोन में जिस इमोशन के साथ दे रहा हूँ ना वो गाली हिट होती है। लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अपने रोज़मर्रा की लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं, बट वो हिट नहीं करती। जब मैं पिन पॉइंट करके गुस्से में एग्रेशन में गाली दूंगा तब वही सेम वर्ड आपको पिंच करेगा। नॉर्मली बात करते करते हंस दोगे आप। सो वो पॉइंट है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि गालियाँ सही हैं। पहले ही बोल दूँ, कोई बोलो गाली को डिफेंड करो, मैं गाली को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं देता ना मुझे पसंद देनी, बट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि लोग इसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्टेंस इस चीज़ के लिए बना लिया है। हाँ, तो अगर हम इसी पे बात करें सोशल मीडिया पे, और तो वायरल जाता है जो कंटेंट इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या कंटेंट है जो वायरल जाता है? भाई इसकी तो यार आप देख लो, पुनीत सुपरस्टार सबसे ज़्यादा वायरल है। हाँ। अगर आप नाले के पानी में ब्रेड डुबा के खा सकते हो तो आप भी वायरल हो सकते हो। तो लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं ऐसी चीज़ें? पता है क्या है, लोग ना देख देख के गाली दे रहे हैं उस चीज़ को, है ना। लोग कह रहे हैं कि छी क्या बना रहा है, बट फिर भी देख रहे हैं, है ना। सो पॉइंट इज, हमारा ब्रेन जो है ना, मैंने आपको क्या बोला अभी, नेगेटिव चीज़ देखने के लिए इतना हमारा ब्रेन प्रोसेस हो चुका है ना कि उसको मज़ा आता है। लोगों को ना देख के गाली देनी है, वो लिख देंगे कमेंट में गालियाँ, बट उनको ब्लॉक नहीं करना उस कंटेंट को, उनको देखना है और उनको वेट कर रहे हैं अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालें, वो देख के चला देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अच्छा कंटेंट बनाओ, आप मेहनत करते रह जाओगे, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। आप बुरा कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट, ये क्रिंज कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, चल जाएगा। ऊपर फिर फॉलोअर्स देखना कैसे बढ़ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 मिलियन। यहाँ हम बनाते रह जाएंगे पॉडकास्ट, यहाँ पे 10,000 फॉलोअर्स पे रह जाओगे आप अभी क्रिंज बनाओ कुछ, हम किसी गाने पे डांस कर लेते हैं क्रिंज सा, देखो आप, मैं तो वैसे भी डांस करते हुए क्रिंज ही लगूंगा। अब हम डांस करेंगे पॉडकास्ट में। मैं तो क्रिंज ही लगूंगा, मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, वायरल होंगे। बट द पॉइंट इज यू हैव टू चूज योर पाथ। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से वायरल होना है, आपको अपनी इमेज क्या बनानी है वायरल होने के लिए। क्या ऐसी इमेज बनानी है कि 2 लोग यहाँ पॉडकास्ट में बैठ के आपको डिफेम करें कि आप ये क्या कंटेंट बना रहे हो, या ऐसी इमेज बनानी है कि लोग यहाँ बैठ के बोलें कि यार उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा उसमें। सो यू हैव टू चूज़ योर पाथ कि आपको कैसे जाना है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब हमने तो वो एल्गोरिथम क्रैक कर लिया है कि वो कैसे फॉलोअर्स आ सकते हैं, बट वो फिर आपका ईमान है जो आपको बताएगा कि आपको वो डायरेक्शन लेनी है नहीं लेनी। अगर आप लेने के लिए ओके हो तो भाई रातों रात वायरल हो आप बनाओ उस तरह का कंटेंट जो एल्गोरिथम दिखाना चाहता है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझना कुछ मुश्किल थोड़ी है। आपको पता है 10 तरह की रील्स जो आती हैं उनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो आप, है ना। अगर वो कॉन्सेप्ट में आप फिट हो रहे हो, आप और क्रिंज में भी आप प्रो लेवल बना पा रहे हो, तो आप तो स्टार हो। अगर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँ, हु इज आरजे रोहन, पर्सनल लाइफ आपकी कैसी है? पर्सनल लाइफ बढ़िया है, MBBS, मियाँ बीवी बच्चे समेत। अच्छा। हम बढ़िया है, सुखी परिवार है हमारा, एंजॉय कर रहे हैं हम। घर पे कोई इज्जत नहीं है, कोई आरजे नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये सब जो नाम होता है ना ये सिर्फ बाहर होता है, बाहर लोग आपको आरजे रोहन बोलते हैं, घर पे रोहन अटैची ऊपर रख दे ही होता है। रोहन तेरा टॉवल जो है बेड पे पड़ा होगा यही होता है। तो घर पे कोई इज्जत नहीं, और ये मेरी नहीं है। आई मेट रितेश देशमुख। रितेश देशमुख ने मुझे बात बोली कि तुम जो सोचते हो ना जनीलिया मुझे प्यार करती है, जनीलिया मैं वाइपर ना मारूँ ना अगर बाथरूम में तो लड़ाई हो जाती है हमारी। रितेश देशमुख वाइपर मारता हुआ सोच सकते हो आप? नहीं। और जनीलिया भाभी उनसे वाइपर मरवा रही हैं। उनके बंदे भी होंगे बट लड़ाई है उनके घर में भी इसी बात की कि तुम बाथरूम में नहा के आए हो, वाइपर नहीं मारा।
इमेजिन करो आप, ये घर के मुद्दे हैं, हर एक घर का मुद्दा है ये। तो आप कितने भी बड़े बन जाओ, वाइफ इज ऑलवेज राइट, रिमेंबर दैट। हाँ ये लो, ये कोई बात है? आप बड़े बनो, छोटे बनो, कुछ मत बनो, लेकिन वाइफ इज ऑलवेज राइट। अगर आप इस रास्ते निकल गए कि मुझे बीवी को गलत प्रूफ करना है, अगर आप इस रास्ते निकल गए तो आप ही है जो 4-5 दिन बाद वापस सॉरी मांग रहे हो कि मेरे दिमाग में भी ये थॉट आया कि हाँ। तू गलत हो सकती है। वो नहीं मांगेंगे, वो नहीं माने। बट आई एम अ गर्ल, आई डिनाई दैट। बी अ वाइफ फर्स्ट। गर्ल और वाइफ में बहुत अंतर है। हाँ। जब तक शादी नहीं होती तब तक गर्लफ्रेंड भी एक बार को सॉरी मांग लेती है, जैसे ही वो बीवी बन जाती है सॉरी डिक्शनरी से गायब हो जाता है, वो पन्ना फट जाता है जिस पे SORRY लिखा होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरी तो लव मैरिज है ना, मैं 10 साल डेट किया है, 10 साल जब मैंने डेट किया मेरी गर्लफ्रेंड ने 10 बार सॉरी मांगी होगी। अच्छा। जैसे ही वो मेरी बीवी बन गई उसने पन्ना फाड़ दिया डिक्शनरी का। उसने बोला कि सॉरी ये क्या है, इसकी ना डेफिनेशन पता ना कुछ। बट गलती भी मेरी ही होती है हर बार। ये आप मेरी ही वाइफ के लिए कह रहे हो या सच में? नहीं नहीं, मेरी ही गलती होती है। अच्छा। गलती वो करे तब भी मेरी गलती है कि मैंने सोचा कि उसने गलती करी है। तो गलती आदमी की ही होती है, ये जितना जल्दी मान लोगे समझ लोगे उतना प्यारा रिलेशनशिप चलेगा। कितने साल से आप मैरिड हो? 5 साल हो गए। और 10 साल डेट? 15 साल हो, एक लड़की को जानते हुए 15 साल हो गए, सारे रूप देख लिए मैंने। बहुत बड़ी बात है 15 साल का कमिटमेंट। क्या क्या सीक्रेट है इसके पीछे? अदर देन सॉरी नहीं नहीं, ऑब्वियसली सीक्रेट कुछ नहीं है यार। मुझे लगता है एक रिलेशनशिप को अगर आप चलाना चाहो ना तो आप चला लोगे। जब आप उसके लूप होल्स ढूंढने लगते हो ना कि यार इसमें ये कमी है, पहले एक तो कंपैरिजन कि पहले तू ऐसा था अब तू ऐसा हो गया, ये नाश कर देता है रिलेशनशिप का। जब आपने सोचा ना कि यार जब हमने कमिटमेंट स्टार्ट करी थी उससे पहले तो मुझे इतना पैम्पर करता था अब तो ऐसा करने लग गया, ये ना कंपैरिजन हो गया। यू हैव टू एक्सेप्ट कि लोग चेंज होते हैं विद टाइम, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती है विद टाइम, लोगों के काम चेंज होते हैं विद टाइम। जब मैं कॉलेज में था, मैं डेट कर रहा था, तब मैं खाली था, तब मैं गुलाब दिन में 10 बार लेके आ सकता था। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे घर चलाना है, मेरे पास वाइफ है, मेरे पास बच्चा है जिसको मुझे ऑब्वियसली टेक केयर करना है, तो मेरे पास एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई हैं। सो हो सकता है अब मैं 10 गुलाब ना ला पाऊँ, मैं हफ्ते में 1 गुलाब ला पाऊँ। तो अगर अब आप कंपेयर करोगे, पहले तो तू हर रोज लेके आता था मेरे लिए 1 गुलाब, अब तू मेरे लिए लाता ही नहीं। अब प्यार कम हो गया, प्यार कम हो गया। तो वो कंपैरिजन जो है ना वो नाश करता है रिलेशनशिप का। वहाँ पे आपको ना फिर आप ड्रॉ कर लेते हो कि यार अब ये चेंज हो गया, अब आपकी ना एक्सपेक्टेशंस जो है होती है, अब वो फ्लेवर नहीं रहा हमारे रिलेशनशिप में, वो स्पार्क नहीं रहा। पेट्रोल डाल के आग लगा दो स्पार्क पे। मैं आपको बता रहा हूँ फिर इतना स्पार्क दिखेगा आपको, क्योंकि विद टाइम चीज़ें बदलती है। एंड ये एक पार्टनर को, चाहे वो लड़का हो लड़की, उसको समझना पड़ेगा कि अगर आपका ये स्विच आया है तो ऑब्वियसली चीज़ें बदली है। उस टाइम पर मैं वेला था, मेरे बाप पेट्रोल पे बाइक में पेट्रोल डलवाता था, मेरा बाप बोलता था ये ले 100 रुपये का पेट्रोल, घुमा गाड़ी। अब मुझे पेट्रोल डलवाना है और गाड़ी में डलवाना है, 8 की एवरेज है गाड़ी की, उसके लिए काम करना पड़ेगा, टाइम जा रहा है मेरा वहाँ पे। सो इफ़ यू ड्रॉ द कंपैरिजन कि अब वो वाला फ्लेवर नहीं रहा, तो वो गलत है, वहाँ रिलेशनशिप जो है ना वो ख़राब होती है। तो ये दोनों पार्टनर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव ग्रोन विद टाइम, और अब हमें चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब रोहन शायद पहले वाला ना रहे, लेकिन नया रोहन भी अच्छा है। इसके अब ये लाइफ के प्रायोरिटीज बन गई है, ये वो काम करता है, तो ये भी अच्छा है, पहले वाला नहीं रहा। लेकिन तुम इस इंसान के साथ रहना चाह रहे हो तो तुम उसे एक्सेप्ट करो कि वो आगे जाके बदलेगा, ग्रो करेगा। और चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इफ़ यू आर वर्किंग तो आपका भी अब लाइफ जो है अपने जॉब के हिसाब से सेट हो जाएगा, मेरी लाइफ जो है वो भी जॉब के हिसाब से सेट हो जाएगी। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ एक लड़की के लिए इंपॉर्टेंट है या एक लड़के के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करना। अगर आप ये समझोगे ना कि हो सकता है हम दोनों के प्रोफेशंस बहुत अलग हो, मैं बोलूँ तेरी नौकरी में होता ही क्या है, तुम्हें जाके बैठना ही तो है, एक माइक के आगे बोलना ही तो है, और मैं तुम मुझे बोलो तुम्हें क्या करना है, जाके कोडिंग ही तो करनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों ने एक दूसरे के काम को डिसरिस्पेक्ट किया। एग्जैक्टली। तुझे नहीं पता कि बोलने में कितना एफर्ट लग रहा है, मुझे नहीं पता कि कोडिंग करने में कितना एफर्ट लग रहा है। अगर हम दोनों ये बोले ना यार तेरा भी टफ तो है, दूसरे बंदे बोलते चल समझ तो रहा है, मेरी फील्ड के बारे में जानता नहीं बट समझ तो रहा है। मैं बोलूँ यार तू भी कैसे बोल लेती है यार 2-2 घंटे यार, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। तो लगा यार मेरे काम को रिस्पेक्ट तो कर रहा है। सो रिस्पेक्टिंग अपने पार्टनर का काम ना या उसके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाउ डू यू नो दैट ही और शी इज द वन? हाउ डिड यू नो दैट शी इज द वन? तो हवाएं चलती हैं, वायलिन बजते हैं, पत्ते उड़ते हैं, साड़ी यूं जाती है, बस ऐसे पता चल जाता है कि तू ही है बस। वरना 2-3 बार ठोकरें लगती हैं, आपको सीन जोन कर दिया जाता है, फिर आप धक्के उक्के खा के किसी एक के पास पहुंचते हो जो आपको कंधा देता है, फिर आपको लगता है तू ही है,
और फिर बस हो बट जाता है। आपको कैसे लगा, ऐसे ही हवाएं चली पत्ते उड़े। या आप बताना नहीं चाह रहे? यार कोई ऐसा वो नहीं है ना, मेरा मैं कहीं और टकराया, कोई कहीं और टकराएगा। बट मुझे लगता है कहीं ना आपको सही बंदा कैसे मिलता है ना, आपकी ना एनर्जीज बहुत मैच होती हैं। अच्छा। कोई ना प्यार की डेफिनेशन नहीं होती कि इसने मेरे लिए ये कर दिया, मैं आज आपके लिए गाड़ी ला के रख दूँ यहाँ पे, बट मैं आपको प्यार ना करूँ। बट प्यार हाँ। क्या मतलब क्या हुआ, मैंने आपको दे दी ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, और फिर मैं आपको टाइम ना दूँ पूरे दिन, पूरे दिन में टाइम ही नहीं दे रहा। हाँ। ये गाड़ी तो है, घूम गाड़ी में, हाँ। क्या करना है? तो इसको आप क्या बोलोगे, प्यार है ये? प्यार थोड़ी है, नहीं। ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ हुई ना। बट मैं आपको उसकी जगह एक छोटा सा कोई गिफ्ट ला के दे दूँ, फूल बुके ला के दे दिया, बट पूरा दिन आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आई एम अ गुड लिसनर। गुड स्पीकर तो सारे हैं, हाँ। गुड लिसनर हूँ मैं। हाँ। मैं आपके दुख दर्द समझ रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा बट सुन रहा हूँ। तो आप बोले ना यार मेरी बात सुन रहा है, प्यारा बंदा है, गरीब ही तो है, कल को पैसे बना लेगा आज बुके दे रहा है, कल गाड़ी दिला देगा, बट सुन तो रहा है मेरी बात, ये प्यार है। सो वो ना, ये अपने आप ही मिलता है बंदा, ऐसा बंदा जो आपको समझे। और प्यार और रिलेशनशिप यही है कि आप अपने आप को समझो और आप दूसरे को समझो, और कैसे दोनों की एनर्जीज मैच हो जाए। बस वो है वहाँ जहाँ वो दो तार टच करते हैं ना, Click हो गया। एक स्पार्क होता है। हाँ। वो एक स्पार्क हो गया अगर, तो मतलब दो तार सही हैं, उसको फिर टेप लगा के जोड़ दो, ये हो गया रिलेशन। तो रोहन, आप एक ओल्ड स्कूल लवर है, राइट? 15 साल पुराना प्यार, एक मिलेनियल लड़की, लव। हाँ, एक लड़की से कमिटमेंट 15 साल, शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए। बट अगर हम अब का टाइम देखें तो बच्चे डेटिंग एप्स पे प्यार कर रहे हैं, और एक डेट पे गए, आई लव यू बोल दिया। सिचुएशनशिप, दैट इज द जेन या जी टर्म। सिचुएशनशिप। डेट भी क्या है, वो डेट रेस्टोरेंट में तो हो ही नहीं रहा, वो तो अब 999 रुपीज़ में हो जाती है डेट तो डेट के उनका फिक्स है हिसाब किताब। बट यार आई डोंट नो, वो भी तो कभी ना कभी प्यार का स्वाद चखेंगे, बट ये प्यार तो नहीं है ऑब्वियसली, दिस इज नॉट लव। हाँ। दिस इज नॉट लव। लव ऐसा होता है जिसमें आपको एक बार मिलने के लिए हाँ। 4 महीने 5 महीने इंतजार करना पड़ता है, मैसेजों पे बात होती है, आप डेट फिक्स करते हो, वेन्यू फिक्स होता है, फिर सोचते हो कि हम मिलेंगे तो क्या करेंगे, बात कैसे, कपड़े पहनेंगे। वो प्यार था, मतलब हमने तो ऐसे ही किया है। हाँ। हमें तो पहली बार मिलने के लिए 5 महीने लग गए, कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। ऐसा अब तो क्यों? क्या, अब तो एक स्वाइप में मुलाकात हो जाती है। ये मुझे जानना है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले पहले इतना इजी नहीं था, पहले आप चेक करते हो ना हम दोनों एक दूसरे के केमिस्ट्री मैच भी हो रही नहीं हो रही। मैंने उसे 2 शेर सुनाए, उसने मुझे 2 शेर सुनाए, मैंने कहा इसे शायरी पसंद है, ये क्या बात है। टिक मार्क हो गया। फिर उसने मुझसे बोला चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, मैंने कहा चाय, उसने कहा मुझे भी चाय, मैंने कहा टिक मार्क हो गया। तो पहले तो ऐसे चेकलिस्ट होती थी। उसके बाद जब लगा कि हाँ एक 5-6 पॉइंट्स की चेकलिस्ट कंफर्म हो गई, उसके बाद चलो हम मिल लेते हैं। एंड देन मिलना भी अपने आप में एक टास्क है, ऐसे अनजान बंदे से कैसे मिलने एकदम से। तो वो एक फेज होता था, यू नो दैट फेज, वो फेज ही खूबसूरत था। वो फेज कहानी है, एक फेज। अब कहानियां थोड़ी हैं, अब तो क्या है, हाँ टिक राइट स्वाइप, हाँ डन, लेट्स मीट, मुलाकात खत्म हो गई। जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द ऑब्वियसली डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इवेंचुअली आप पहुंचते हो नहीं पहुंचते वो अलग बात है, बट जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। वो है ये ना, एक शेर इसमें ये है कि वो अफसाना जिसे मुकाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे एक हसीन मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा है। तो कम से कम आपके वो रास्ता इतना हसीन रहे कि अगर आपको छोड़ना भी पड़े तो वो खूबसूरत लगे। तो जर्नी एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप्स जरूरी थोड़ी है कि आपको प्यार हुआ है तो शादी होगी होगी। So, मेरे साथ हो गया, नहीं होता बहुतों के साथ, बट वो फेज याद रहना चाहिए। अगर आपका पहला प्यार भी है ना, तो वो पहले प्यार का भी वो टाइम याद रहना चाहिए कि यार प्यार किया था, प्यार ऐसा होता है। कभी आपका दिल दुखा है? हाँ दिल क्यों टूटा नहीं है? टूटेगा, हमारा दिल नहीं है फेविकॉल से थोड़ी जुड़ा हुआ है, टूटा ही किसी है। ने तोड़ा? टूटा है यार, मतलब ऑब्वियसली हम इतना लंबा रिलेशनशिप था, इसमें ही कई बार टूटा है। अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में आते हैं। हाँ, इसमें कई बार टूटा है, बट फिर जोड़ यार। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपको रिलेशनशिप चलानी है ना तो आप चला, अगर आपको तोड़नी है आपका 100 रीज़न है। चलानी है तो आपको बस एक रीज़न चाहिए कि मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। तोड़नी है तो 100 रीज़न होंगे तोड़ने के लिए, लेकिन अगर चलानी है तो सिर्फ एक रीज़न चाहिए कि मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। अगर आपके पास वो एक रीज़न है तो आप अपने लिए सब कुछ कर जाओगे, मतलब आप झुक भी जाओगे, गिड़गिड़ा भी जाओगे, ओवर द टॉप कर भी जाओगे, सब करोगे कि अगर आपके पास वो एक रीज़न है कि मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। और अगर तोड़नी है फिर तो हर छोटी बात पे तोड़ दो। किसी को नहीं पता था आरजे रोहन इतने फिलोसफिकल मेरे को भी नहीं पता था, ये मुझसे इतनी प्यार की बातें करा गई तो मैंने भी नहीं करी कभी प्यार की। चलो अब प्यार से आगे ले चलो मुझे कहीं। कहाँ चले बताइए? आप कहीं भी ले चलो। दोस्ती के बारे में बात करते हैं। लो फिर एक और प्यार पे आ गए आप, तो ये भी तो प्यार ही है। प्यार दोस्ती है लोग कहते हैं, बट अगर हम प्लेटोनिक दोस्ती कहें, इसको क्या कैसे डिफाइन इसका करेंगे जी? मतलब प्यार नहीं होता जिसमें, अच्छा, रोमांटिक प्यार नहीं होता, फ्रेंड्स, यार दोस्ती वाला चीज। तो आपके कैसे फ्रेंड्स रहे हैं लाइफ में? यार मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, बहुत लोग हो सकता है उससे
वो करें, मतलब एक्सेप्ट करें, बहुत ना हम्म। करें. 2 इज फ्रेंड्स, मोर देन 2 इज क्राउड. ओके. 2 की जगह आप 3 भी कर सकते हो, हाँ. किसी किसी केस में 4 भी कर सकते हो. हाँ. बट मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि 2 इज फ्रेंड्स. हम्म. मेरे 2 दोस्त हैं स्कूल के, अच्छा. सेकंड क्लास से. मेरे को लाखों लोग इंस्टाग्राम पे, लाखों लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मैं बहुतों को फॉलो करता हूँ. हम्म. मेरे आप व्हाट्सएप लिस्ट देखोगे उसमें हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं, बट मेरे हम्म. 2 दोस्त हैं. एक सेकेंड, आप 15 साल का प्यार, स्कूल की दोस्ती, कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा है आपका. हाँ, मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ. बहुत हैं, बट दोस्त जिसे मैं बोलूँगा ना वो सिर्फ 2 हैं. मेरे दोनों स्कूल के हैं, और हम सेकंड क्लास से साथ हैं, और आज तक हम ऑब्वियसली साथ हैं. हमने सेकंड क्लास. हाँ, हमने सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए लाइफ में. हमने बात करना छोड़ दिया बीच में, लड़की के चक्कर में लड़ाई कर ली हमने, लिटरली लड़ाई कर ली, मुंह वो फोड़ दिया एक दूसरे का. फिर भी दोस्त. सालों साल बात नहीं हुई हमारी, बट फिर भी मैंने आपको क्या बोला, वही हर चीज़ में वही लॉजिक फिट होगा आपका कि 100 रीजंस हैं चीज़ों को तोड़ने के लिए, बट एक रीज़न चाहिए आपको चीज़ को चलाने के लिए. सेम चीज दोस्ती में. सेम चीज़ यार. और दोस्त, दोस्त से बेटर, देखो दोस्त की ना डेफिनेशन बहुत, आप बोल सकते हो ये मेरा दोस्त है. हाँ. कैसे डिफाइन करोगे? इस कमरे में 8 लोग बैठे, 8 को आप दोस्त है? नहीं. मैं कहूँगा हो सकता है आपका शायद कोई एक दोस्त हो इनमें से, क्योंकि बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्ती. आप ऐसे थोड़ी दोस्त किसी को भी बोल दोगे, हाँ हम ऐसे बोलते हैं भाई तू दोस्त है मेरा, बट जब आपको महसूस करना होगा ना, आपके लिए 2 या 3 ही ऐसे लोग होंगे आपकी पूरी लाइफ में जो आपके अच्छे बुरे, अप्स डाउन्स, एनी एक्स वाई जी चीज़, वो खड़े होंगे आपके लिए. मतलब आप मान के चलो, अगर आपको उनकी हेल्प, उनके पास पैसा नहीं है ना और आपने उनसे पैसा मांग लिया, दोस्त वो होगा जो आपके लिए अरेंज करके दे देगा पैसे. तेरे को ज़रूरत है ना, मैं कहीं से करवाता हूँ. ये सब सिर्फ मूवीज में होता है, सच सच भी में होता है. आप फिर दोस्त नहीं है ना, दोस्त बनाओ फिर ऐसे. वही कमी है. दोस्त बनाओ ऐसे. और एक वो दोस्त होता है जो कभी इमरजेंसी में आपका फ़ोन ना उठाए. अगर आपके दोस्त ने इमरजेंसी में फ़ोन उठा लिया तो वो आपका दोस्त नहीं है. दोस्ती का मतलब ही है ना भाई, आप फ़ोन कर रहा हूँ, तुझे मेरी फटी पड़ी है, तू उठा क्यों नहीं रहा फ़ोन, मैं बिजी था. मतलब मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं फोन नहीं उठाती. हाँ, तो ठीक है, मैं आपको नंबर सेव कर लेता हूँ. बट ऑनेस्टली यार, मतलब आपको आपको दोस्ती एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी ना. आप कहीं बैठे हो, मतलब मैं कह रहा हूँ एक चीज़ और समझना कि आपस में ना हम एक दूसरे की ऐसी तैसी मान इज्जत ही नहीं, हाँ, जीरो हाँ, जीरो इज्जत. हाँ. बट जहाँ पे हम 3 के अलावा चौथा बंदा आ गया, मेरा दोस्त मेरे लिए सुपरस्टार है. उससे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है. मतलब तीसरे बंदा उसके बारे में नहीं बोल सकता. मैं भी नहीं बोलूंगा उसके आगे. हाँ. यही तो ब्रो कोड है. अगर हम 3 इस कमरे में बैठे हैं तो हम एक दूसरे को नंगा कर देंगे, कोई औकात नहीं, कोई इज्जत नहीं. बट जहाँ चौथा बंदा स्टेप इन हुआ जो हमारे सर्कल के बाहर है, उसके आगे मेरा दोस्त हीरो है, उससे ऊपर कोई है नहीं. उसने या मैंने अगर उसकी इंसल्ट कर दी तो ये ब्रो कोड के बाहर है. तो फिर तो क्या, मेरे दोस्त से ऊपर कोई हो नहीं सकता ना. वो बेस्ट इंसान है. बट जैसे ही वो वापस जाएगा रूम से आउट, उसको वापस नंगा करेंगे. बट क्या स्कूल की दोस्ती और जब ऐसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब है, उस टाइम की दोस्ती, तो वो डिफरेंस आता है? हाँ, आता ही है. फिर अपने हिसाब से कहाँ चल पाते हैं. पहले तो हाँ. ऐसे गाड़ी उठाई, ट्रिप पे निकल गए. शादी होने के बाद पहले परमिशन लगती है कि जाए ना जाए. बट पता है इस पे भी खूबसूरती ये है कि जब तक सारे दोस्तों की शादी नहीं होती ना, तब तक वो बाकी को, मतलब अगर जैसे मेरी शादी हो गई, मेरे दोस्त की शादी नहीं हुई, तो वो मुझे सोचेगा कि इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है. ये तो अब बीवी के इशारों पे नाचने लग गया है. ये तो पहले ऐसा नहीं रहा, पहले कितना फ्रीडम था, अब तो जो बीवी बोलती है यही करता है. जैसे ही उसकी शादी होगी, भाई एक बार पूछ लूँ बीवी से, उसका बताता हूँ, वो उसको स्वाद उसके बाद समझ में आ जाएगा. बट ऑब्वियसली चीज़ें तो बदलती है, बट दोस्ती वही रहती है. दोस्त वही है जो आप सालों साल ना मिलो उससे, नहीं मिल रहा मैं, बट जब मिलूँ तो ऐसे मिलूँ कि कुछ हुआ ही नहीं था, हम तो यहीं पे थे. हमने शायद 6 महीने बात नहीं करी मैसेज पे, कोई बात नहीं, बस 6 महीने बाद जब बात करी तो कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ प्यार है. बट फिर ऐसा नहीं है कि 6 महीने बात नहीं करी तो एक ईगो आ जाती है कि उसने मुझे कॉल नहीं किया? दोस्ती में ईगो कहाँ फिट कर रहे हो आप? तो फिर ये तो पजल में जुड़ेगा ही बात नहीं. क्यों नहीं हुई? हाँ, सब अपने काम में बिजी थे, वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ. थोड़ी कि रोज बात करनी है. अगर रोज बात करके मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगी तो मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो फिर क्या दोस्ती रह गई? अगर मुझे रोज जताना पड़े कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो वो प्यार क्या है? प्यार तो है ही ना. ये तो एक्सेप्टेंस है. ये तो एक्सेप्टेंस है कि प्यार है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, दोस्ती में हो. अगर मुझे उस प्यार को रोज हैमर करना पड़े कि आई लव यू, 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 गिनवाना थोड़ी है तो है, बोल दिया है. एक बार बोल दिया अगर मुझे तुझसे प्यार है तो प्यार है. ये थोड़ी कि अगले दिन सुबह उठूंगा प्यार गायब हो गया है. पर अगर तू मुझे बोलेगा मुझे बुलवाना है वापस से प्यार है, तो फिर वो तो गलत हो गया. फिर वो तो एक्सटर्नल हो गया ना, दिल से थोड़ी है. Who are you as a friend? How do you define कि मैं कैसा दोस्त हूँ?
भाई मैं तो भाई बहुत ही हरामी बंदा हूँ इस मामले में। मेरे दोस्त तो मुझसे इसी चीज़ से परेशान है। वो प्यार बड़ा करते हैं मुझसे, लेकिन वो जब मुझे अप्रोच करना चाहते हैं ना कि आज मिल लेते हैं, हाँ मैं वो दोस्त हूँ जो प्लान कैंसिल करता है, चलो ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। बनाता हूँ, बनाता भी मैं ही हूँ ग्रुप पे, भाई मिलते हैं ना, कब से नहीं मिले यार, मिलते हैं, चिल करते हैं, संडे डन। और फिर नहीं जाते। सैटरडे इवनिंग एक मैसेज जाता है मेरे मेरी तरफ से, इसको थोड़ा पोस्टपोन करेगा, एक शूट आ गया यार। फिर तो गाली पड़ती होगी। गाली सुकून है, जब वो देते हैं ना गाली सुकून है, फिर सॉरी बोलते मजा आता है, नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का। बट मैं वही यार, उसके बाद भी जब हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं ना, वो फिर 4 गाली देते हैं, बट फिर वो गले लगा के गाली देते हैं कि साले ये और चलते उसका भी मिले, मजा अलग मतलब है। मजा अलग है। दोस्ती तो मजा ही है यार, हाँ दोस्ती तो मजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था इन जोक्स के पीछे इतना एक्सपीरियंस, इतना फिलॉसफी है। तो अगर हम थोड़ा सा डीप और जाएं, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी लाइफ में कभी कोई एक लो पॉइंट आया है जिसमें आप यू लाइक हो गया, नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा? हाँ यार, लो पॉइंट तो बहुत आया था। मैं तो डिप्रेशन फेज में रह के आया हूँ बकायदा 1 साल। गोलियाँ खाई हैं मैंने, तो घर वालों को भी नहीं पता था, अब पता चल गया है कुछ टाइम पहले। अच्छा। हाँ, डिप्रेशन फेज था बहुत। अब वही है, आप सबको लगता है कि हम तो एंटरटेनर हैं, हाँ। हंसाते हैं सबको, बट ऐसा थोड़ी है कि हम्म। हमारी लाइफ में लोज नहीं है। वो काम है, दैट्स आवर प्रोफेशन। यहाँ पे अभी हम्म। हंस के बात करना है, हमारा प्रोफेशन है। हम्म। बट माइक बंद होती, कैमरा बंद होती, तो हम भी तो नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ हैं हम्म। सभी। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, फैमिलीज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है, सबकी लाइफ में। हम्म। मेरी लाइफ में भी था। तो 1 साल में डिप्रेशन फेज से रह के आया हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट कि वो एक फेज था जिसको मैंने ओवरकम कर लिया। क्योंकि हर कोई नहीं बात करता हाँ, इस बारे में कि हाँ करनी चाहिए उन्होंने ऐसी चीज़ फेस करी। यार। सी, जो बंदा डिप्रेशन में होता है ना, सिर्फ वही बंदा जानता है कि वो फेस क्या है। कोई और उसको बोले ना ये बात कि अरे डिप्रेशन ही तो है, हो जाएगा ठीक, आप उससे बढ़िया ना उससे बात मत करो बंदे से। हम्म। उसको ये एडवाइस मत देना कभी, जो बंदा डिप्रेशन में है ना, उसको कभी ये एडवाइस मत देना, ठीक है फेस ही तो है, चिल कर, इतना क्यों सोच रहा है? हंस, हंस, ठीक हो जाएगा। ये एडवाइस कभी मत देना बंदे को। इससे बढ़िया मत बात करो उससे, उसे बोल दो कि मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, तो किसी और से बात कर ले। ये बेटर एडवाइस, बेटर थिंग टू डू है देन हाँ। टू से थोड़ा सा हंस ले, बाहर घूमा, ट्रिप पे चले जा, सही हो जाएगा। इट्स अ वेरी बैड फेज, बहुत ही हाँ। बुरा फेज होता है वो। और जो होता है उसमें वही जानता है कि वो उसके अंदर और लूपिन होता जा रहा है। सो बेटर कि आप अगर उसके दोस्त हो, परिवार वाले हो, तो इस बात को एक्सेप्ट करो। हम्म। अगर आपके हार्ट में दर्द होता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, हम्म। हड्डी में दर्द होता है ऑर्थो के पास जाते हो, हम्म। अगर दिमाग में कोई दिक्कत है तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। क्या हम्म। इशू है, वो भी तो डॉक्टर ही है, 4 गोली देगा ठीक हो जाएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। है ना। वो 4 गोली देके ठीक कर लेगा। हम्म। बट एड्रेस करना ज़रूरी है। ये अभी तक हमारे फैमिलीज में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। बोलते हैं हाँ। ये डिप्रेशन क्या होता है, ऐसे तो हम भी डिप्रेस हैं, हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया। हाँ। लोग अपने आप को बड़ा डिप्रेस बंदा बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ ही क्या है, मैं हमारी ज़्यादा ज़िंदगी डिप्रेस देखो, था। हमारा तो बिजनेस डूबा पड़ा है, खाने के लाले पड़े, हम डिप्रेस ज़्यादा है, हम हम्म। तो जी रहे हैं। हम्म। सो पॉइंट इज टू एड्रेस दिस इशू कि ये हम्म। है, एंड बेस्ट यू कैन डू इज टू टेक हिम और हर टू अ थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर। गुरु मत बनो कि हंस ले, ट्रिप पे चले जा, बढ़िया खा ले, रेस्टोरेंट चलते हैं, कैफे पीते हैं, 2 बियर हम्म। लगाते हैं, पैक पीते हैं बैठ के, सही हो हाँ। जाएगा। ये नहीं होता ऐसे। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, और अगर आपके आसपास कोई डिप्रेस्ड है, अगर आपको लग भी रहा है, चलो ये एडवाइस के साथ साथ यू लिसन टू देम, हाँ टॉक टू देम। और अगर वो बात करने के लिए रेडी नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट करो, उनको बाहर ले जाओ, हाँ या उनको जो करना पसंद है वो करो, फिर वो अपने आप बात करेगा। यार, वही मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि आपको ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो उस फेज़ में है। और डिप्रेशन के फेज़ से आप किसी को यूँ बोल के नहीं निकाल सकते कि सब ठीक हो जाएगा। 1 साल लगा मुझे उस चीज़ को ओवरकम करने में। 6 महीने तो मैंने आसपास वाले लोगों से ये बात ऐसे सिम्टम्स बता बता के डिस्कस करी कि क्या मैं इसमें हूँ भी या नहीं हूँ। खुलना नहीं बताया कि यार एक बात होता है, ऐसे मन सही लग रहा है, क्या ये क्या डिप्रेशन डिप्रेशन होता है क्या, अरे डिप्रेशन थोड़ी होता है, सबका ही हाल है। लोगों ने एड्रेस ही नहीं किया उस बात को। हम्म। देन आफ्टर 6 मंथ्स आई टुक मेडिकल हेल्प। जब मैं डॉक्टर के पास गया तब उसने मुझे बताया कि सारे सिम्टम डिप्रेशन के, और आप तो हाँ। और सीवियर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, उसका यहीं पे रोकना पड़ेगा हमें। हाँ। देन मेडिसिन लिए, सही है, मस्त है एकदम, लाइफ क्या चिल। सिर्फ मेडिसिन से ठीक हुआ या कुछ और? यार आधी जंग तो मैंने तभी जीती थी जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन एक्सेप्ट करना इज़ विनिंग योर हाफ विक्ट्री। एग्जैक्टली। ये एक्सेप्ट ना करना कि मैं डिप्रेशन, क्योंकि हमें लगता है यार, मेरे को भी 6 महीने ये लगा कि यार मैं पूरे दिन तो हंसा रहा हूँ लोगों को, प्रैंक्स कर रहा हूँ, एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कैसे डिप्रेशन में हो सकता हूँ, पूरे दिन तो मैं यही कर रहा हूँ। हम्म। मतलब कमिंग फ्रॉम अ मीडिया इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट, हम्म। मैं कैसे डिप्रेस हो सकता हूँ। हाँ। 6 महीने तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में लगे। एंड जैसे ही एक्सेप्ट करा तो आधी जंग तो मैं वही जीत गया कि चलो ठीक है, अब ये है तो इसका इलाज करा के ठीक कर लेंगे। हम्म। यहाँ मेरी विक्ट्री हाफ हो गई। हाफ विक्ट्री डॉक्टर्स ने करा दी, थेरेपी एंड देन ऑब्वियसली मेडिसिन। हम्म। तो
तो ये ठीक है, मतलब इट्स अ फेज एंड यू कैन ओवरकम. एंड आई थिंक आपको देख के बहुत लोग और सोच रहे होंगे कि दे कुड रिलेट. हाँ यार, और आई थिंक इससे वो हेल्प लेंगे शायद आज कि हाँ आई नीड टू एक्सेप्ट और टेक हेल्प. लेनी भी चाहिए यार, मतलब देयर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दिस. जैसे मैंने बोला, वो बात हमेशा याद रखना, बॉडी पार्ट के किसी भी हिस्से में दर्द होता है ना, आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हो. तो मेंटल हेल्थ को भी ना टैबू मत बनाओ. हाँ. ये मत करो कि यार मैं तो पागल हूँ. पागल हूँ ना, ये बड़ा इजी वर्ड कर दिया हमने. अरे पागल है क्या, पागल है क्या इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ अ डिजीज़. हाँ. मेडिकली एक डिजीज़ है कि पागल है क्या. तो इसको एक टैबू बना दिया हम लोगों ने कि अगर दिमाग में कुछ भी लोचा है तो मतलब ये बंदा पागल है, इसको तो असाइलम में भेजना पड़ेगा या किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा. नहीं, टेम्प्रेरी फेज है, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा. बहुत ईजी है. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने सही मेडिकेशन ली, सही थेरेपी ली, तो 90% लोगों के लिए बहुत ईजी है इससे ओवरकम करना. और लोगों ने किया. एक बंदा सामने बैठा है अभी एग्जाम्पल करके, है जो ठीक हुआ. हाँ, और चिल बैठा हूँ. अब वापस से उस फेज में जाता भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल चिल हूँ. मैं बात करने में पहले घबराता था बात करने में कि वापस उस फेज में ना चले जाऊँ. चिल है, आप जितनी मर्जी बात करो मुझसे. आई थिंक दैट्स ग्रेट. अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो क्या सच में इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में और इतना फेम, और क्या फिर उस चीज़ की कोई डार्क साइड भी है? यार एंटरटेनमेंट फील्ड में ना पैसा ना बटा हुआ है. जो कमा रहे हैं वो बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं. इंस्टाग्राम, मतलब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना. ठीक है. हाँ. सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे बहुत कमा रहे हैं और कुछ लोग उनको देख देख के अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो कमा नहीं पा रहे हैं. एग्जैक्टली. मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी स्ट्रगल खराब है, बट ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो इस टाइम पर 5 लाख फॉलोअर्स लेके बैठा है इंस्टाग्राम पे वो सब कमा रहे हैं. 5 लाख वाले कुछ लोग एक रील के 10-10 लाख रुपए भी ले रहे हैं और कुछ लोग 10-10 हज़ार रुपए में भी रील बना रहे हैं, 5 लाख फॉलोअर्स वाले. हाँ सच में? हाँ, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी रीच क्या है, आप कितना अच्छा कंटेंट बनाते हो, उस हिसाब से पैसे ले रहे हैं लोग. और बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि मार्केट में रेट क्या चलता है, तो वो बेचारे तो वैसे ही पिल रहे हैं इसी चक्कर में. बट यार डार्क साइड यही है इसकी कि बबल है. आज आपका कंटेंट चल रहा है, आप पैसा बना लोगे, कल नहीं चलेगा. आप देख लो ना इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में, आप आज जिस क्रिएटर को देख रहे हो, क्या 3 महीने बाद आपको क्रिएटर दिखेगा? नहीं दिखेगा. आप उसकी आज की एंगेजमेंट देख लो और 3 महीने बाद की एंगेजमेंट देख लेना. आज उसके 5 मिलियन व्यूज़ है, कल वो इंस्टाग्राम खुद ही इंस्टाग्राम उसको बूस्ट कर रहा है 3 महीने तक. उसके बाद नहीं करेगा. 3 महीने के बाद उसकी रीच 5 लाख भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम को नया चेहरा दिखाना है ना. वो एक बंदा कितना दिखाएगा. यू मेमोराइज योर सेल्फ. आपको कितने ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनको आप एक पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टाग्राम पे भर जाते हैं, वो दिखते ही रहते हैं आपको. हर दूसरी रील उनकी दिखेगी आपको. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ढूंढे जा रहे हो बट उनकी रील ही नहीं आ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम बिजनेस है ना. सब इंस्टाग्राम के स्लेव्स ही तो है. आप हमें नौकरी तो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ही तो चाहता है. क्रिएटर बनना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा है. आप यू आर डूइंग जॉब फॉर इंस्टाग्राम. आज मैं और आप अगर कंटेंट बना रहे हैं तो ये हमारी जॉब है. अगर हम 2 दिन कंटेंट ना बनाए, हमें एल्गोरिथम से निकाल देगा. गायब हो जाएंगे. 2 दिन नौकरी पे मत जाओ, बॉस जॉब से निकाल देगा. तो सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम के लिए हम जॉब कर रहे हैं. आज मैं 2 दिन कंटेंट नहीं बनाऊंगा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, कहेगा जा भाई मैं किसी और को प्रमोट कर दूंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बहुत एम्प्लॉय बैठे हैं मेरे पास. पर इस जॉब में हर महीने सेम पैसा नहीं मिलता. हाँ, बट अगर अच्छे दिन हो तो बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंस्टाग्राम पे जितने भी क्रिएटर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं. जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे दिया जाएगा. जिसने हर रोज़ 2 रील डाली, अच्छी एंगेजमेंट, अच्छा कंटेंट डाला, वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, उसको एल्गोरिथम में ऊपर कर दिया जाएगा. जो एम्प्लॉय थोड़ा तसल्ली से काम कर रहा है, आज 2 रील बनाऊंगा, फिर 6 दिन बाद दूसरी रील देखता हूँ, कुछ बनाता हूँ नहीं बनाता, ठीक है भाई तू करते रहे, तेरे को हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, तू बैठे रहे. तो इस तरह से है. तो ये सोशल मीडिया है यार, बबल है. जब तक चल रहा है पैसे बनाते रहो. एक टाइम ऐसा आएगा जब शायद आपकी एंगेजमेंट कम हो, भगवान ना करे हो, बट अगर होती है तो ऐसा नहीं हो. हाँ, बट देन यू शुड ऑब्वियसली वर्क ऑन योर स्किल सेट कि आपको, आप प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड ना रह जाओ. ऐसा ना हो कि आज अगर टिकटॉक बंद हो गया तो मैं लाइफ में क्या करूँ, या आज अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया मैं लाइफ में क्या करूँ. यू शुड हैव अ स्किल सेट जिससे आप आगे जाके, मैं प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड नहीं हूँ. अगर आज ये प्लेटफॉर्म मेरे को रिजल्ट नहीं दे रहा बट आई नो द स्किल, मैं कुछ और कर लूँगा. हाँ. तो अगर हम इसी पे आगे बात करें तो आपने जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे अपना भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्या सोच के किया था फिर? यार पॉडकास्ट ना बहुत लोग कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और मैं उस फील्ड से हूँ जहाँ पर ये हम प्रोफेशनली करते हैं, मतलब टेकिंग इंटरव्यूज़, ये हमारा काम है. हाँ. है ना. तो आप इसको ऑलरेडी, हम इसको ऑलरेडी कर रहे थे एंड नाउ मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है काम करते हुए जिनको आता भी नहीं है वो काम करना, एंड दे आर डूइंग गुड इन नंबर्स, नॉट इन कंटेंट बट गुड इन नंबर्स.
सो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ना अभी वो एक हॉलोनेस है जहाँ पर आप अच्छा चीज़ क्रिएट कर सकते हो. पीपल आर क्रिएटिंग बट नॉट क्रिएटिंग गुड कंटेंट. तो उसमें एक हॉलोनेस थी, तो हमें लगा कि हम तो इस कर रहे हैं, दिस इज आवर जॉब. मतलब यही सालों से हमने किया है. इफ़ यू टॉक अबाउट रेडियो, तो वी डू इंटरव्यूज एवरी डे विद एवरी वन. सो जो हमारा प्रोफेशनल काम है उसको हम पॉडकास्टिंग में क्यों ना शिफ्ट करें, व्हेन पीपल हु डोंट हैव एनी नॉलेज वो कर रहे हैं. तो सो यही एक थॉट था यार, तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया. और क्या आपकी अभी तक क्या लर्निंग्स रही हैं इतने सारे पॉडकास्ट करके? यार लर्निंग्स ना वही घूम फिर के ना वही आती हैं कि अब यू नो दैट इट्स अ वेरी क्लटर्ड मार्केट. हाँ. हर एक इंसान जो है ना, अब वो कह रहा है कि बस व्यूज आ जाए किसी तरह, चाहे कुछ हाँ. भी सेल करो, सेल एनीथिंग. दैट्स द सैड रियलिटी. या वो एक कमेंट आता है वीडियोस पे, दो XYZ वो बीप गाली कर देते हैं, दो C लोग बैठकर बस माइक के आगे कुछ भी बोल रहे हैं और पॉडकास्ट बन गया. सो ये सच है, पॉडकास्ट अब ऐसा ही हो गया है कि कुछ भी दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं. सो आई थिंक वही एक जो हॉलोनेस थी ना, उसको हम भरना चाहते थे कि हमारा, अगर आप इफ़ यू गो टू आवर बायो यू विल फाइंड मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस. सो हम चाहते हैं कि हम जो भी बात करें ना उसमें कुछ टेक अवे हो. वो ऐसा ना हो कि बस बंदा आया क्या करके निकल गया. So there should be a learning, there should be a message I to think take Nama home. Talks पे भी even we Yeah. are trying to do the same thing. हम gossip या sensationalism से दूर है. हाँ, नहीं वो भी करो. Intellectual conversations में है. हाँ वो भी करो, बट एंड ऑफ द डे इट शुड, यू नो, जो भी देख रहा है उसके लिए कुछ टेक अवे होना चाहिए. हाँ. उसको कुछ सीखना चाहिए. मतलब तभी फायदा है ना. 1.25 घंटा उसने अपना दे दिया यहाँ पे पॉडकास्ट पे, वो लास्ट में 1.25 घंटे के बाद एक कमेंट करे क्या बकवास करी तुमने. हाँ. कोई फायदा नहीं रह गया उस बात का. वो ये बोले ना मजा आया, कुछ मजा. सीखा हमने, सेंस है. Satisfaction भी मिलती है ऐसी चीज. वही है, वो ड्राइव करने का और क्या तरीका है, यही तो है. क्या आपका लाइफ में कोई मेंटोर या फिर कोई गुरु रहा है कभी? यार गुरु ना मैंने इंसानों को ही ज़्यादा बनाया है जो मेरे साथ रहते हैं. मतलब मैं अगर इस कमरे में किसी सीख सकता हूँ ना, मैंने उसे ही गुरु बनाया है. मैं अगर ये बोल दूँ कि मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है, या मैं ये बोल दूँ मैंने किसी गुरु की बहुत लर्निंग्स ली है, मैं थोड़ा सा उस चीज़ में पीछे ही रहा. मैंने शक ही किया सब गुरुओं बट पे. कोई इंस्पिरेशन रही हो कभी? या इंस्पिरेशन ना मैंने आसपास वाले अपने फेलो कॉलीग से ही ली है. हाँ. मतलब जो मुझे, मैं किसी को नेम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जहाँ भी गया वहाँ से मैंने एक बंदे को सोच लिया कि ऐसा ऐसा काम सीखना है. तो मुझे लगता है आपको अगर किसी गुरु बनाना है ना, आपको अपनी फील्ड का एक बंदा चूज करना है जो उसमें अच्छा काम कर रहा है और आप उसके काम से सेटिस्फाइड हो. आपको लगता है कि यार मुझे भी ना इन्हीं लाइंस पर काम करना है, क्योंकि सब बंदे काम कर रहे हैं, बट वो लाइंस कुछ ऐसी होती हैं जो आप कहते हो मैं भी इस टोन का बंदा हूँ, मैं भी इस टाइप का बंदा हूँ, तो मुझे लाइन, तो उस हिसाब से आप अपना गुरु सेट कर सकते हो. बाकी जगत गुरु तो बहुत सारे हैं ही, तो सोशल मीडिया पर भी हैं सारे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए हैं. सो अगर आपको उनमें से किसी को चूज करना है तो उन्हें भी चूज कर लो, बट वो ऑब्वियसली आपको लाइफ पाथ्स बताएंगे, बट आपको उंगली पकड़ के जो चलाएगा ना वो ऐसे ही बंदा होगा जो आपके आसपास होगा. वो आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है. आप अगर आपको पर्सनल लाइफ में किसी की तरह बनना है तो हो सकता है आप बोलो यार मेरे रोल मॉडल जो है मेरे डैड है, मुझे अपने डैड की तरह, मतलब मेरे डैड का स्ट्रगल, मेरे डैड के अचीवमेंट्स मेरे लिए ये रोल मॉडल है. अब मुझे किसी जगत गुरु की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए मेरे डैड सामने है. अब हम क्या करते हैं, किसी गुरु के पास चले जाएंगे लेकिन डैड को कभी नहीं पूछेंगे. कर लिया होगा आपने अपना काम, हम भी कर लेंगे. बट सामने है ना, वो सिखाएंगे, वो बताएंगे, वो हमें लगता है कि वो अपनी बातें करे जा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे वही बातें बड़े लेवल पर एक गुरु भी कर रहा है. Exactly. आपके पापा भी तो ये बता रहे हैं ना कि बेटा शराब मत पियो, ये गुरु बता रहे हैं शराब मत पियो. कॉल तो आप ही की, आपको उनसे सुन के नहीं पीनी या उनसे सुन के नहीं पीनी. तो आसपास ही यार हमारे गुरुस. हो सकता है आप मुझे आज 4 बातें सिखा दो जो मैं बोलूँ कि यार इसने बढ़िया बात बताई, लाइफ में रह जाएगी मेरे. गुरु. मैं तो आपसे सीख रही हूँ आज. हाँ तो मैं गुरु हो गया आपके लिए. बट क्या आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी थी? डू यू सी देम एज योर रोल मॉडल? और बढ़िया यार, मेरे पापा ने तो कभी मुझे आज तक डांटा ही नहीं, और मम्मी ने मारने की कसर नहीं छोड़ी. नेम एनीथिंग, और उन्होंने जो मुझे उस चीज़ से मारा है. भाई बचपन में बहुत पिटा हूँ मैं इतना शरारती लड़का. मतलब टीचर PTM में सिर्फ बोलती थी पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन ये इतना नलायक है ना. हाँ. इतना नलायक है कोई हद नहीं. सिर्फ इसके नंबर आ जाते हैं इसलिए स्कूल में टिका हुआ है अभी तक, वरना हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हो गलत चीज़ मैंने स्कूल में करी है. क्या? जो आप कह लो, मतलब आप कह लो चीज़ें तोड़ना, बम फोड़ना, टीचर के मज़े लेना, टीचर की बाइक की हवा निकाल देना, केमिस्ट्री लैब में किसी के साथ जाना फिर गेट बंद कर लेना, मतलब सब जो एक्सट्रीम स्कूल लाइफ में एक नालायक बच्चा करता है जिसको बोला जाता है कि ये किसी लायक नहीं है पढ़ाई के, वो. बट प्लस उसमें 95% मार्क्स, तो टीचर के हाथ बन जाते थे. वो कहती थी इसको निकाले तो निकाले कैसे, है ब्राइट स्टूडेंट बट हरकतें सारी वैसी.
क्या बात है। तो इसलिए बचा हुआ था मैं स्कूल में, बट था तो नालायक ही। पढ़ाई में भी अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छा शैतानी था, भी की है। शैतानी तो प्रो लेवल करी है, और पढ़ाई में नंबर कभी कम नहीं होने दिए। तो क्या है, मेरी मम्मी थी स्कूल में प्रिंसिपल, हम्म। तो उनका हर पीटीएम में एक ही लाइन होती थी, इसको पीटो। आप ही आप के स्कूल में थी? नहीं नहीं, मम्मी किसी अच्छा। दूसरे स्कूल में थी, बट अच्छा। जब भी वो पीटीएम में जाती थी तो उनकी मेरे टीचर से एक ही स्टेटमेंट होती थी, इसको मारो, इसको पीटो, पीट पीट के सुधारो इसे। और मेरी टीचर बोलती थी ये ना ठेला चलाएगा सब्जियों का। मम्मी बोलती थी तू ठेला चलाएगा, तू सुधर जा। मैं कहा सुधरा ही तो हुआ हूँ, 95% आ रहे हैं मेरे, हम्म। मैं क्यों एंजॉय ना करूँ। बट वही है, अब वो चीज़ें किडिश लगती है कि यार वो क्या हम्म। किया, बट ठीक है, वो फेस था, वो हमने एंजॉय किया यार। आज कैसा लग रहा है कि इतने आगे आ गए, अभी भी जहाँ वही कर रहा हूँ मैं तो। टीचर्स कहते थे। मैं तो अभी भी सेम चीज़ें ही कर रहा हूँ। आज भी मुझे मौका मिलता है, मैं कहीं पे किसी चीज़ तोड़ देता हूँ। वो हमारे प्रोफेशन ही वही है, अभी भी एंटरटेनमेंट फील्ड में है, तो हमें प्रैंक्स करने हैं, हमें वो चीज़ें करनी है। हाँ। तो हम तो आज भी वही कर रहे हैं। बट आपकी टीचर ने बोला कि ठेला चलाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, आपकी मम्मी ने आपको हाँ, मारा, और आज आप इतने आगे पहुंच चुके, इतनी ग्रोथ देखी है आपने, कैसा लग रहा है? इस पे मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं ना अपने 10th क्लास में हम्म। प्री बोर्ड्स में सोशल हम्म। स्टडीज़ में फेल हो गया था। ब्राइट स्टूडेंट 95 हाँ। वाला, क्यों? 28 नंबर आए, फेल हो गया। हो नहीं पढ़ा, लगे हुए थे किसी और चीज़ों में। 10th अच्छा। क्लास होती है, एक हाँ। जवानी फूट रही होती है, लगे हुए थे किसी और चीज़ में। मैं फेल हो गया। हम्म। टीचर ने क्लास में खड़े होकर बोला ये लड़का कूड़ा है, ये बोर्ड्स में भी फेल हो जाएगा, हमारे स्कूल का नाम खराब कर देगा। ईगो हर्ट हो गई होगी। भाई मैं रोया, क्लास में रोया, मैं आंसू, क्योंकि यार खुद भी बुरा लगा ना, 95% वाला एक हम्म। बच्चा पहली बार लाइफ में फेल हो गया, घर कैसे जाऊंगा। हम्म। तो मैं जाके बहुत डिप्रेस हुआ। मैं कहा यार इसके दो तरीके हैं, या तो टीचर की बात सच कर दे, या फिर टीचर की बात गलत कर दे। और वो टीचर को खुंदक आ गई मुझे। मैंने इतनी पढ़ाई करी, अब आप हो सकता है इसको मजाक मानो, लेकिन मैं अपने स्कूल का बोर्ड्स में टॉपर, सोशल स्टडीज़ में 100 में से 97 मार्क्स, स्कूल टॉपर। भाई साहब। मैं टीचर को ढूंढ रहा था, जिस दिन रिजल्ट आया ना, मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मैं स्कूल गया अपनी मार्कशीट देखने या वो लेने, मैं टीचर को ढूंढने गया था। मैंने कहा मिली? कहाँ है वो, मिली। क्या बात की? क्या स्टेटमेंट बोली उसने, तू टॉप कर सके इसलिए मैंने क्लास में बोला था कि तू अब कूड़ा तो है। बोलोगे। तेरा ईगो हर्ट किया मैंने, इसे तू और पढ़ सके। हम्म। बट यार मुझे लगता है कि यहाँ से भी यही चीज़ आप देखो सीखने को मिलती है हमें, कि इट्स योर लाइफ कि आपको चूज़ कैसे करना। हो सकता है मैं डिप्रेस होकर मान लेता उसकी बात कि हाँ मैं नहीं कर हाँ, सकता, बट देन आई वर्कड बुरा ऑन इट। मान के बैठ आई जाते। वर्कड ऑन इट, निकाल रट लिया, ऐसे रट ली किताब पूरी, लिख दूँ वापस। 3 महीने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की जो सिर्फ सोशल स्टडीज़ पढ़ी, हाँ। पूरी किताब रट ली। डू यू थिंक कि टॉप करने का और ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा होता है लाइफ में? यार बहुत ही ये ना कॉन्ट्रडिक्टिंग इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि आप आगे लाइफ में क्या कर रहे हो। मतलब प्रोफेशन पे करता है। हाँ, प्रोफेशन पे करता है। देखो अगर मुझे मैथ्स प्रोफेसर बनना है और मैं बोलूँ मैथ्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाके, तो वो तो फिर गलत हो हाँ। जाएगा ना। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, कि आपकी मार्कशीट डिसाइड नहीं कर पाएगी यार आपका फ्यूचर। जैसे मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ है, मैंने बहुतों के केस में ऐसा होते हुए देखा है कि अगर मार्कशीट में मैं 95% थे, मार्कशीट में मैं इंजीनियर हूँ, घर पे डिग्री लटकी हुई है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी लिख के बता दूँ, आज मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त जितना पैसा कमा रहे हैं, मैं उससे 10x ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। हाँ। ट्रू। 10x ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ इंजीनियरिंग से। बट वो डिग्री मेरे किसी काम की नहीं है। उस डिग्री के लिए 10 लाख रुपए लगा दिए मैंने, कि फॉर द सेक ऑफ इट। सोसाइटी ने बोला ये साइंस पीसीएम का टॉपर है, हाँ। इसको अब आगे आगे क्या करेगा ये, हम्म। इसे इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। हम्म। क्यों? क्योंकि यही करते हैं सब। जितने लोग पीसीएम से पास आउट हुए हैं, उनके अच्छे स्कोर्स आए हैं, उनको क्या देना, ये देना है आईआईटी, ऑल इंडिया एआई के एग्जाम्स देने हैं, जी। जेई इसके। तो मैंने भी वही किया, बट देन मेरे किसी काम नहीं आया, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। फील्ड बट हो चेंज सकता है अगर मैं इंजीनियरिंग की जॉब करता तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आती। बट ऑब्वियसली आपकी स्कूल के एकेडमिक्स जो है, जो कोर्सेज हैं, कर। वो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप आगे के कोर्सेज को समझ सको। वो आपको इन हैंड डायरेक्टली काम नहीं आएंगे। लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी या कुछ और किताब पढ़ी, वो डायरेक्टली आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपको और चीज़ें समझने में, सीखने में हेल्प करेंगे। दैट्स ट्रू। सो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, बट वो डायरेक्टली मेरी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट मेरे को हेल्प नहीं करती। बट वो एक बेस है जो मुझे लाइफ में और चीज़ें समझने में हेल्प करता है। हाँ, दैट्स ट्रू। अगर हम बात करें, आपका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, कि आप नेक्स्ट 5-10 इयर्स में क्या करना चाहते हैं? बहुत दूर का सोच लिया, बहुत ही दूर का। जिस हिसाब से चाइना में वायरस आ रहे हाँ। हैं ये तो लग पता नहीं भी रहा नहीं कि 5 साल तक हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे। जिंदा होंगे कि नहीं। यार मैं ना इतने लंबे, मतलब मैं पर्सनली इतने लंबे गोल्स नहीं बनाता। मैं ये सोच लेता हूँ कि मुझे आने वाले दिनों में क्या चाहिए।
अच्छा। जैसे मुझे 5 साल में क्या चाहिए मुझे नहीं पता, बट मुझे आने वाले दिनों में जो चाहिए वो मेरे को पता है। अब वो चाहे 6 महीने में आए, साल भर में आए, 5 साल में आए, और मुझे ये पता है कि मेरे को लाइफ में ये 4-5 चीज़ें चाहिए। मेरे को अच्छा बढ़िया घर चाहिए, मोटी गाड़ी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, ये मुझे चाहिए। बट अब मेरा टारगेट है कि मैं इसको एज सुन एज पॉसिबल ले सकूँ। 4 महीने में आ जाए तो बढ़िया है, साल भर में भी आया तो चल जाएगा, और 5 साल में आ गया चलो ठीक है, हमने हार्डवर्क कम किया, वैसे लेट आया, तो ये है। बट एज सच 5 साल का कोई वो नहीं है, बट ये है कि 6 महीने में सब चीज़ें वो चाहिए जो 5 साल में चाहिए, वो 6 महीने में चाहिए, जो भी जल्दी चाहिए। क्यों भाई, बताया ना, अभी चाइना में ऐसे वायरस आ रहे हैं, उससे पहले मैं निकल लूँ, कम से कम चीज़ें जी के चला जाऊँ, अच्छे घर में रह लूँ, अच्छी गाड़ी में घूम लूँ, मोटा बैंक बैलेंस हो, तो वो जितनी जल्दी हो सके मिल जाए, वो वाला सीन है। बट उसके लिए हार्डवर्क है, हार्डवर्क हर चीज़ में है। हाँ। बट बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मैं एक वैल्यूएबल चीज़ आपसे लेना चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को कुछ एक मैसेज कि लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड एक मैसेज दो। यार मैं ना बस एक चीज़ ही बोलूँगा जो मैं मानता भी हूँ कि आप ना सोचोगे तो हर चीज़ नेगेटिव है, और अगर आप ढूंढोगे तो हर चीज़ पॉजिटिव है। इस कमरे में 10 गलतियाँ निकाल सकता हूँ एस्थेटिक्स में कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बट इस टाइम पे कॉन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा पेंटिंग उल्टी लगी है, सब लगा है। सो इट्स यू हाउ यू सी थिंग्स। अगर आपको पॉजिटिव देखनी है तो हर चीज़ लगेगी पॉजिटिव, यू मेक थिंग्स पॉजिटिव ना। अगर वो नहीं, अगर पेंटिंग टेढ़ी है, मैं आपको बोलूँगा यार क्या टेढ़ी पेंटिंग है, मैं उठ के खुद सीधी कर देता हूँ, हो गई। सो बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन। प्रॉब्लम्स बताने के लिए तो दुनिया बता ही रही है कि ये प्रॉब्लम है, बट बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक करो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम बता दूंगा, होगा क्या, अरे यार ये पेंटिंग टेढ़ी है, आपका भी दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब, अब मैं बार बार उसे देखे जा रहा हूँ। मैं कहूँगा 1 मिनट रुकना यार, मैं जाऊँगा पेंटिंग सीधी करूँगा, ठीक है, परफेक्ट है, हो गया सोल्यूशन। सो बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन। आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स ब्यूटिफुल। एंड हमारी कॉन्वर्सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ऑल्दो आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट मोर अबाउट थिंग्स, बट जब हम पहले बैठे थे शूट स्टार्ट करने से पहले, तो जो आप जोक्स मार रहे थे, आपकी पर्सनालिटी थी चिल एंड फनी, ह्यूमरस, आई डिड नॉट नो आपके उस ह्यूमर मास्क के पीछे भी एक ऐसा इंसान है जो हर चीज़ इतने ब्यूटिफुली फील करता है, सोचता है, समझता है, लर्निंग्स है, एक्सपीरियंस है इतने सालों का, और एक पर्सपेक्टिव है। मेरे को भी नहीं पता था बट ऑनेस्टली आई थिंक एक्सपीरियंस से ज़्यादा यार यही लाइफ है। मतलब अगर आपने लाइफ को जिया ही नहीं, आप सिर्फ लाइफ का दिन क्रॉस करे जा रहे हो, वो एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, उससे ही एंड करना चाहूँगा मैं, कि ज़िंदगी ऐसी है ना कि दिन गुजरते नहीं है और साल बीत जाता है। सो एक एक दिन काटना इतना मुश्किल हो जाता है, बट व्हेन यू लुक बैक पूरा साल निकल जाता है। सो इट्स बेटर कि उस हर एक दिन को आप ऐसे जियो कि जब साल को रिकॉल करो तो याद रहे आपको कि यार मैंने इस दिन ये किया था, उस दिन वो किया था। सो जो गूगल फोटोज में मेमोरीज आती है ना, सिर्फ वहाँ ना रह जाए, वो मेमोरीज आपके दिमाग में भी रहे, आपको याद रहे कि यार मैंने एक एक दिन ऐसे जिया है कि क्या कोई मेरे से बेटर क्या जिएगा। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोहन, इट वाज आवर प्लेजर टू होस्ट यू, थैंक यू सो मच। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट करिए, प्यार दिखाइए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए नमा टॉक्स को, रोहन के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एंड कीप वॉचिंग नमा टॉक्स एवरी फ्राइडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा